गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना, आप लोग कैसे हो। मैं आप लोगों को आहार विज्ञान एवं पोषण डॉक्टर वृंदा मैम की बुक से बता रही थी, और जो मुझे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक कहीं और से कोई पॉइंट कुछ भी मिलता है तो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। जिसमें से मैं आपको आज थोड़ा सा ये इंडेक्स दिखाना चाहती हूँ, जो कितना यूनिट मैंने कैसे ख़त्म किया क्या नहीं किया। तो आप देख लीजिए, मैं स्टार्ट करी थी भाग 3, जिसमें से मैं वनस्पति भोज्य पदार्थ खाद्यान्न और दालें कंप्लीट कर दी हूँ। वानस्पतिक भोज्य पदार्थ सब्जियां, फल, सूखे मेवे, ये मैंने नहीं कंप्लीट किया अभी। उसके बाद मैं इधर आ गई, जिसमें से मैंने पेय पदार्थ कंप्लीट कर दिया, प्राणिज भोज्य पदार्थ कंप्लीट कर दिया। प्राणिज भोज्य पदार्थ से मैंने एक को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब इसमें के जो भी पॉइंट बचे हुए हैं, मैं इंपॉर्टेंट जो उधर के चैप्टर हैं उसको कंप्लीट कराने के बाद पॉइंट में कोई छोड़ूंगी नहीं आपको, मैं सब करवाऊंगी पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन इन चीज़ों को मैं अभी बंद करती हूँ। अभी जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, मैं उसको क्या करना चाहती हूँ, स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो मैं आपको भाग 6, ये जो खाद्य परिरक्षण एवं संग्रह वाला चैप्टर है और भोज्य पदार्थों में मिलावट, मैं ये दो पहले आपको बताऊंगी, इसको क्लियर कराऊंगी। उसके बाद उपचारात्मक आहार में मैं आज आपको ज्वर बताई थी, ये चीज़ें अलग कर दीजिए, इसको भी मैं एक एक करके बताऊंगी सारी चीज़ें, कोई नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगी मैं। इसलिए कि सुपरवाइजर जो ये जगह आई है मुख्य सेविका का, उससे कुछ चीज़ें रिलेटेड करके आपको लेके चली हूँ, लेकिन मैं इसको करवाऊंगी, सारा करवाऊंगी, मैं कुछ भी नहीं छोड़ाऊंगी। ज्वर स्टार्ट क्यों, मैं अलग अलग करके आप लोगों को एक दिन में 4-4 5-5 मैं आप लोगों को वीडियो दे रही हूँ, ठीक है। इसलिए कि मैं बहुत पीछे स्टार्ट की थी, और कुछ बच्चियाँ कहती कि मैम मैं आपके ही मतलब आपके ही वीडियो से तैयारी करती हूँ, तो उन बच्चों को ध्यान में रख के मैं क्या करती हूँ, एक दिन में 4-4 5-5 वीडियो आप लोग को, सोचिए मुझे कितना टाइम निकालना पड़ता होगा। तो मैं आप लोगों को जब भी टाइम पाती हूँ आराम करने का, मैं तुरंत क्या करती हूँ, एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ या बना देती हूँ। तो चलिए 1 मिनट रुक जाइए, अभी हम आते हैं। तो मैं इसमें ज्वर की स्थिति एवं आहार पूरा कंप्लीट करा दिया, जिसमें से टाइफाइड, निमोनिया कुछ बाकी, ये सब बताऊंगी। लेकिन मैं आशा करती हूँ कि ज्वर क्या होता है ये चीज़ें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। चयापचय का प्रभाव कैसे पड़ता है, तापमान बढ़ता है तो क्यों पड़ता है, इसमें कैलोरी की ज़्यादा मांग होती है तो क्यों होती है, प्रोटीन की होती है तो क्यों होती है, वसा कम देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए, मैंने एक एक पॉइंट आप लोग को बताया और कुछ भी नहीं छोड़ा। ऐसे ही मैं सारे जितने भी डिजीज़ हैं मैं एक एक करके आप लोगों को पूरे इसके जो कह सकते हैं कि इतना बढ़िया से एक्सप्लेन करूँगी ना कि आप लोग को कोई चीज़ें ना छूटेंगी, ना कोई कन्फ्यूज़न आपको बनेगा। तो अभी मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ भाग 6, खाद्य परिरक्षण एवं संग्रह और भोज्य पदार्थ मिलावट। और इसमें मैंने ज्वर पढ़ा दिया, एक एक करके मैं ये इसको भी अलग से इसी बुक की मैं अलग अलग करके टॉपिक में आपको कई वीडियो देते रहूँगी, ठीक है। तो जिसमें से मैंने ये चीज़ में से कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता दिए, आज मैं बताना चाहती हूँ आपको, यही मैं बता दे रही हूँ, इसीलिए दिखाई कि ये जो लास्ट टॉप मतलब यूनिट है, खाद्य परिरक्षण एवं संग्रह पढ़ाऊंगी पहले पूरा, उसके बाद भोज्य पदार्थों में मिलावट पूरा बताऊंगी। पहले इस दोनों को ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं आगे आ जाऊँगी। आगे आने से पहले मैं सोच रही हूँ कि आपको फिर मैं यहीं से आहार नियोजन, शैशवावस्था में पोषण, विद्यालयी पोषण, फिर कह सकते हैं विद्यालयी बालकों का पोषण, मदर मिल्क जैसे धात्री माता के लिए पोषण, मदर मिल्क के बारे में पूरा बताना, वृद्धावस्था में, सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको क्लियर करवा दूँगी। जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस, जो चीज़ अगर कम इंपॉर्टेंट है तो ऐसे पढ़ा के बस जनरली ख़त्म कर देना, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, बस आप लोग 1 मिनट होल्ड करिए, मैं लाइट जला के आती हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, खाद्य परिरक्षण एवं संग्रह। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके पहले आप लोग बस जस्ट 1 मिनट बस रुकिए, मैं कॉपी निकाल लेती हूँ जो कि आप लोग को दिखाना चाहती हूँ।
ये देखिए, ये मेरी नोट्स हैं, यही आप लोग को चैप्टर बताना है, देख लीजिए एक बार आप लोग। खाद्य परिरक्षण एवं संग्रह की विधियाँ, ये वाला चैप्टर आप लोग को बताना है ना, खाद्य परिरक्षण एवं संग्रह की विधियाँ। तो मैं आपको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसको भी दिखा दूँगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी चैप्टर। खाद्य परिरक्षण एवं संग्रह, फूड प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज। परिरक्षण करने का मतलब क्या है, उसे लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रखा जाए, जिससे जिस समय उसकी कमी हो या उसकी ज़रूरत हो तो क्या करें, भोजन को सड़ने से, भोजन को गलने से, भोजन को खराब होने के बचाने के लिए ही संग्रह करके रखना या उसको परीक्षण करके संग्रह करके रखा जाता है, ठीक है। इसी को कहते हैं परिरक्षण, मतलब भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संग्रह करके रखना, ठीक। भोजन को सड़ने से बचाने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए, किसी प्रकार की उसमें एंजाइमेटिक क्रियाएं न हो। और इसको क्यों किया जाता है, क्योंकि जब आपको इसकी ज़रूरत हो तो मतलब इसमें सबसे बड़ी बात ये आपके बजट को भी ध्यान रखता है। मतलब जैसे मटर इस टाइम हरी आ रही है, लेकिन क्या है कि ये गर्मियों में नहीं आएगी, तो जो वो आती है ना मटर मार्केट में, तो वो क्या होती है, महंगी होती है। लेकिन अगर आपने उसको सुखा करके रख लिया तो आप उसका उपयोग आराम से कर सकते हैं। ऐसी कुछ बातें हैं जिसको आगे बताऊंगी, पढ़िएगा आप लोग, समझिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भोजन मानव की मूलभूत आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं, जिसमें रोटी पहला है। इसके बिना वह अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। भोजन से ही हमें ऊर्जा, शक्ति व ताकत मिलती है, जिससे हम विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। स्वस्थ एवं हष्ट पुष्ट रहने के लिए संतुलित एवं पौष्टिक भोजन का होना आवश्यक है। अतः भोजन को संरक्षित करने की महती आवश्यकता है, मतलब संरक्षण करके उसको रखने के लिए, ठीक है। सभी भोज्य पदार्थ सभी मौसम में नहीं उगाए जा सकते। मौसम के समय ही फसल उगाए जाते हैं। जैसे रबी के मौसम में सभी प्रकार की दालें, ये ध्यान दीजिएगा, रबी में खरीफ जायद फसलें कौन सी होती है, क्योंकि देखिए आप में कोई पॉइंट छूट नहीं रहा है। मतलब होम साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई पॉइंट छूटता नहीं है, चाहे जहाँ न जहाँ से करके सब चीज़ें इसके अंतर्गत आई जाती हैं। तो देखिए लिखा है, रबी के मौसम में सभी प्रकार की दालें, तेल, बीज, गेहूं, जौ आदि का मतलब उत्पादन, प्रोडक्शन क्या आता है। खरीफ के मौसम में धान उगाए जाते हैं। खरीफ में कौन सी चीज़, तो धान उगाए जाते हैं। फसल के समय से ये सस्ते भी होते हैं क्योंकि इनका उत्पादन अधिक होता है। अतः इन भोज्य पदार्थों की समुचित तरीके से रखना आवश्यक होता है, ताकि वर्ष भर इनका उपयोग किया जा सके। तो गेहूं चावल को मतलब रखने के लिए आप क्या करते हैं, पहले उसके अंदर से नमी हटाते। कितनी नमी रहनी चाहिए, तो 10% की नमी रहनी भी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, उसके अंदर से नमी हटाते हैं, उसको कह सकते हैं निर्जलीकरण करते हैं, ठीक है। मतलब धूप में सुखा के, चाहे जैसे, फिर उसके बाद उसको क्या होता है, 1-2 साल भर रख सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा है ना, सेमी पर्सिबल और नॉन पर्सिबल और पर्सिबल जो भोजन, जैसे जो विकारी, अविकारी, अर्धविकारी, तो इसी के अंतर्गत क्या होता है, ये जल्दी नहीं खराब होते, इनको अविकारी के अंदर रखा जाता है, ठीक है। फसल समय से ये सस्ते भी होते क्योंकि इनका उत्पादन अधिक होता है। अतः इन भोज्य पदार्थों को समुचित तरीके से रखना आवश्यक होता है, ताकि वर्ष भर इनका उपयोग किया जा सके। वास्तव में खाद्य परिरक्षण के इतिहास की कहानी भोजन न प्राप्त होने के कारण भूख से व्याकुल मनुष्य द्वारा भोजन प्राप्त करने के लिए की गई खोजों, प्रयासों एवं प्रयत्नों की गाथा है। इस बात को समझिएगा कि क्या कह रहे हैं कि वास्तव में खाद्य परिरक्षण का इतिहास क्या है, खाद्य परिरक्षण की विधियाँ कहाँ से आई, तो इसके पीछे भी एक कहानी है। भोजन प्राप्त न होने के कारण भूख से व्याकुल मनुष्य द्वारा भोजन प्राप्त करने के लिए की गई खोजों, प्रयासों, प्रयत्नों की गाथा है। मतलब जब भूख से व्याकुल हुए लोग तो उनके माइंड में चीज़ें आई कि अगर इसको इस समय रख दिया जाएगा तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा किसी भी आपदा के समय, ठीक है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। भूख से व्याकुल मनुष्य को अपने पेट की इस भूख के ने कई नई चीज़ों का ज्ञान कराया। इसी आविष्कार में सम्मिलित है खाद्य परिरक्षण का ज्ञान। मतलब खाद्य परिरक्षण की बुद्धि कहाँ से आई, तो उस मानव की भूख ने, उस मानव की भूख की व्याकुलता ने उसे क्या किया, खाद्य परिरक्षण करने पर मजबूर किया। उसको बुद्धि आई वो उस चीज़ों को करने के लिए, तब उसको अंदर ये जागृति है कि हाँ भाई, इसको परिरक्षित करके लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेंगे तो कभी हमको भूखे भी मरना पड़ सकता है। अर्थात जब भोजन अधिक मात्रा में उपलब्ध हो उस समय कुछ भोजन ऐसी परिस्थिति हेतु अकाल, बाढ़, सूखा, युद्ध बचाकर कैसे व किस प्रकार से रखा जाए, इसकी ज्ञान ही खाद्य परिरक्षण कहलाता है, फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है। और उद्देश्य क्या है, अकाल के समय, बाढ़ के समय, सूखा के समय, किसी प्रकार किसी देश से युद्ध हो गया है तो उस समय, ठीक है।
भोज्य पदार्थों की उपज जलवायु, मिट्टी, पानी, आपके बजट को भी ध्यान में रख के खाद्य परिरक्षण किया जाता है। और जिस समय जो चीज़ें नहीं मिलती हैं उसको प्राप्त करने के लिए भी खाद्य परिरक्षण किया जाता है, क्योंकि अब धीरे धीरे आवश्यकताएं बढ़ रही हैं तो उसकी मांग भी और करने का तरीका भी बदल रहा है। तो भोज्य पदार्थों की उपज जलवायु, मिट्टी, पानी आदि पर निर्भर करती है। मैं आपको पढ़ा रही थी ऊल वाला चैप्टर, तो आपने देखा था ना कि जो वो जानते हैं, जो वो भेड़ है, वो जो विक्यूना है, विक्यूना वगैरह तो विशिष्ट है, फाइबर है, वो तो अच्छे ही है। लेकिन जो वो भेड़ जो सामान्य तौर से जिससे ऊन बनाया जाता था, उसके बालों पे किसका असर हो रहा था? तो आप बोलेंगे वहाँ की जलवायु का, उनके खान पान का, उनके रहन सहन का असर हो रहा था ना। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे भी लिखा है कि भोज्य पदार्थों के ऊपर, भाई सबके ऊपर वो असर है, क्योंकि क्या, जब धरती से उग रहे हैं, हम प्रकृति के हैं, तो प्रकृति की चीज़ों का हमारे ऊपर कहीं न चाहे परोक्ष या प्रत्यक्ष असर पड़ेगा ही पड़ेगा। भोज्य पदार्थ की उपज जलवायु, मिट्टी, पानी आदि पर निर्भर करती है। सभी जगहों में सब तरह के भोज्य पदार्थ नहीं उगाए जा सकते। जैसे कश्मीर में सेब उपजता है तो बिहार में लीची। इन भोज्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना ही आवश्यक होता है ताकि सभी लोगों को इसकी पूर्ति हो सके। इसीलिए भोज्य पदार्थों का संरक्षण करना आवश्यक होता है। समझ आया? भोजन परिरक्षण से तात्पर्य है भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संग्रह करके रखना। भोजन परीक्षण का बस इतना सा ही अर्थ है कि भोज्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संग्रह करके, स्टोर करके कैसे रखा जाए, वो रखने का तरीका, वो रखने की विधियाँ, वो रखने में जैसे जो जो मेथड उपयोग करते हैं, सब किसके अंतर्गत आते हैं? फूड प्रिजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। तो किस लिए क्या आता? भोजन को संग्रह करके रखने के लिए। क्यों संग्रह करके रखने के लिए? तो लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए। किसको? तो भोजन को। ठीक, भोजन को सड़ने खराब होने से बचाने हेतु सभी क्रियाएं भोजन परीक्षण के नाम से जाने की, वही चीज़ें आगे बता रहा है कि भोजन को सड़ने से, उसको खराब होने से, किसी भी प्रकार से जो चीज़ें, जैसे दूध कैसे खराब हो सकता है, उस पर एंजाइमेटिक क्रिया होती है। और कह सकते हैं फल किससे खराब हो रहा है? दबने से, कि उसमें अंदर किसी क्रिया हो रही है। मतलब जो भी खाद्य पदार्थ है जिस रूप में भी खराब हो रहा है, उनको उसकी प्रोसेस के द्वारा, मतलब उसको उस तरह से बचाने की क्रिया। अंडा कैसे खराब हो रहा है, उसके लिए क्या करें? स्टेबलाइजर की क्रिया करते हैं। स्टेबलाइजर की जाती है ना, थर्मो स्टेबलाइजर। तो वही चीज़ है, ये नहीं कह सकते बस आप उबाल के करें। कोई भी खाद्य पदार्थ, जो खाद्य पदार्थ उस पर जिस प्रकार की क्रिया करना है, किसी भी प्रकार, मतलब उसके अंदर जिस चीज़ से वो सुरक्षित रह सके, वो क्रिया के द्वारा उसको लॉन्ग टाइम तक सुरक्षित रखना ही क्या है? तो आप कहेंगे भोजन परिरक्षण या फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। खाद्य परिरक्षण का ज्ञान होना सभी के लिए आवश्यक है, विशेषकर गृहिणियों के लिए तो इसका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि घर का बजट उन्हीं पर निर्भर करता है। साथ ही भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थों को भिन्न भिन्न विधियों से संरक्षित किया जाता है। कहने का मतलब कहा गया इस बुक में, मैम कह रही हैं कि सभी ये मतलब जनरल एक कॉमन बात है कि भाई जो गृहिणी है वही तो घर को देख रही है, तो उसको इन चीज़ों का ज्ञान अच्छे तरीके से होना चाहिए। खाद्य परिरक्षण की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। तो भोज्य पदार्थों के मूल आकार, किस्म, रूप को परिवर्तित करके या अपरिवर्तित किए बिना ही उनके पोषण मूल्य को यथासंभव बनाए रखने हेतु बिना विकृति के दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने की विधियां एवं तकनीकों को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। कहना ये चाह रहा है कि जैसे कोई भी भोज्य पदार्थ है जो उसका मूल आकार है, जैसे आप आम को ले लो, आम भी क्या फल है, तो आप उसको खाते हुए ना भोज्य पदार्थ के अंतर्गत आता है ना। तो मान लो मैंगो ले लो, तो उसका आकार, उसकी किस्म, वो कैसे रूप है, उसको परिवर्तन। अब ऐसा नहीं कि आम आपने खूब टाइट से प्लांट मतलब पेड़ से तोड़ा तो वो कैसा रहता। अब ऐसा नहीं कि पील पीला दाग लग जाए, कीड़े, ये सब ना हो। उसका जो आकार है वो बिना मतलब उसमें परिवर्तन, किसी भी प्रकार का परिवर्तन न किए, मतलब वो आम है तो आम हमको वैसा ही दिखना चाहिए जैसा था। अब ये ना कि उसको उबाल के आम का टेस्ट, आम का स्किन, आपका भी सब कुछ टेस्ट भी बदल जाए, उसका पता ही नहीं चले कि ये आम है। तो कहने का मतलब उसके न मूल आकार में कोई परिवर्तन हो, न उसके किस्म में परिवर्तन। जैसे आपने पढ़ा ना धन मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, कहा क्या गया कि आप परिवर्तन करो। मतलब आपने जैसे अगर आपने ग्रिप व्यवस्था कह दे उसमें मान लो मनी मैनेजमेंट, तो आपको हर चीज का प्रयोग करते हुए मनी का प्रयोग करो। मतलब
कोई भी काम करो धन को बचाते हुए, लेकिन गुणवत्ता में कमी नहीं होनी चाहिए, यही बात कही है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ कही जा रही है, फूड प्रिजर्वेशन में भी वही कही कि उसकी गुणवत्ता में कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके आकार में, उसके किस्म में, उसके रूप में परिवर्तित नहीं करना चाहिए, या अपरिवर्तन किए बिना भी उसके पोषण मूल्य को यथासंभव बनाए रखने हेतु बिना विकृत के दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने की विधियाँ, मतलब उसको बिना परिवर्तित करके या बिना परिवर्तित किए बिना। अब जो परिवर्तन करने लायक है आप उसे, जैसे आम है तो मतलब जैसे आप हरा आम नहीं रख सकते तो उसका अचार बना के रख सकते हैं, ठीक है। जैसे गाजर का अचार बना के रख सकते हैं। हरी मटर को क्या कर सकते हैं, कैनिंग करने के प्रोसेस, बॉटल में बंद करके मिलती है ना मार्केट में, तो वैसे करके रख सकते हैं। तो वही एक, या तो परिवर्तित किए बिना, वो भी उसमें भी एक मतलब कह सकते हैं कि एक मतलब एक स्टेज कह सकते हैं, या एक जैसे एक पॉइंट है जहाँ पे आप किसको परिवर्तित कर सकते हैं और किसको बिना परिवर्तित किए आप उसको रख सकते हैं। मतलब इस कहने का है कि न इसके न्यूट्रिटिव वैल्यू में कमी होनी चाहिए, न भी इसकी क्वालिटी में कमी होनी चाहिए। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। उसको ध्यान में रखते हुए दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने की विधियाँ, तकनीकी को क्या कहते हैं, तो खाद्य परिरक्षण कहते हैं। आपको समझ में आई हमारी बातें? नेक्स्ट आता है भोजन, नंबर 2 पे है भोजन परिरक्षण। वह तकनीक एवं विधियां हैं जो खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवाणुओं, फफूंदी, विषाणुओं, कीड़े मकोड़े, चूहे, एंजाइम्स तथा स्वतः ऑक्सीकरण होने से बचाती है। तथा जैसे कुछ ऑक्सीजन की क्रिया होती है, जब वो प्रकृति के संपर्क में आएगा तो उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होने लगती है, तो उससे भी ये क्या होता है, ये स्वतः होता है। कई प्रकृति के कुछ मतलब सिस्टम, प्रकृति का भी अपना सिस्टम है, तो ये स्वतः होता है। तो उसी चीज़ को, उस चीज़ को भी रोकना, चाहे वो फफूंदी से, चाहे विषाणु से, चाहे कीड़ों द्वारा, चूहों द्वारा, एंजाइमेटिक प्रोसेस, ऑक्सीकरण, किसी भी खाद्य पदार्थ को इनके द्वारा तथा खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संरक्षित करके रखती है। यही खाद्य परिरक्षण है। भोजन परिरक्षण वह तकनीकी एवं विधियाँ हैं जो खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवाणुओं, फफूंदी, विषाणुओं, कीड़े मकोड़े, चूहे, एंजाइम्स तथा स्वतः ऑक्सीकरण होने से बचाती है तथा खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक सुरक्षित रूप से संरक्षित करके रखती है। वही क्या कहलाती है, तो आप कहेंगे वही खाद्य परिरक्षण कहलाती है। समझ आ गया आप लोगों को? उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि खाद्य परिरक्षण वह क्रिया है जिससे भोजन को दीर्घकाल तक बिना उसकी गुणवत्ता एवं पौष्टिकता खराब हुए या कम हुए संग्रहित करके रखा जा सकता है। मतलब इसकी भी एक शर्त है कि क्या, गुणवत्ता में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, पौष्टिकता में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भोजन को लॉन्ग टाइम तक संग्रहित करके, स्टोरेज करके रखना ही क्या है, तो कह सकते हैं फूड प्रिजर्वेशन या फूड परिरक्षण कहलाता है। भोजन परिरक्षण के सिद्धांत, कुछ प्रिंसिपल हैं इसके, प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। इतनी चीज़ें तो आप लोग को समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आ गई तो आप कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं फिर समझा दूंगी। भोज्य पदार्थों में जीवाणु, कीटाणु, फफूंदी, मोल्ड तथा अन्य सूक्ष्मजीव प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। तथा उनके जैसे को आप ब्रेड लेके आते हो तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कुछ दिन बाद, अगर जितना उसका टाइम ड्यूरेशन दिया हो, अगर उससे 1-2 दिन अगर ब्रेड को रख दोगे ना, और अगर ऐसे फ्रीज में न रख के बाहर रख दो, तो उसमें क्या होता है, फफूंदी जमने लगती है उसके किनारे किनारे ग्रीन कलर की। देखिए जैसे आपने दाल खरीद के लाया, कुछ टाइम तक बंद कर दिया या हवा के संपर्क में आ गया तो क्या हुआ, उसमें कीड़े लग जाएंगे। चावल लेके आए, उसमें बड़े बड़े से कीड़े आ जाएंगे, ठीक है, घून लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें ही क्या, इन सब चीज़ों से भोज्य पदार्थों को दूर रखना। मतलब इन सब चीज़ों से भोज्य पदार्थों को दूर रखना, दूर कैसे रखेंगे, कौन कौन सी विधियाँ उपयोग करके इन चीज़ों से बचाया जा सकता है, वही इसमें इस सिद्धांत में बताया गया है। सूक्ष्म जीवों से प्रवेश कर जाते था, उनके मूल रंग, रूप, स्वाद, गंध, आकार, संरचना आदि में परिवर्तन कर देते हैं, जिससे वे खाद्य पदार्थ खाने योग्य नहीं रहते हैं, वे हानिकारक एवं विषाक्त हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी भोजन विषाक्तता की तीव्रता की स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। अर्थात वह भोजन जो व्यक्ति के लिए जीवनदायिनी एवं ऊर्जादायिनी होता था, वही उसे मृत्यु की गोद में भी सुला देता है। अतः खाद्य परिरक्षण का मुख्य उद्देश्य भोजन को लंबे काल तक संरक्षित करके रखना, ताकि इच्छानुसार, आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग किया
जा सके। समझ में आया? इसके सिद्धांत के अंतर्गत आप 6 पॉइंट्स देखेंगे। खाद्य परिरक्षण के मुख्य सिद्धांत। नंबर 1, खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना बाय किलिंग डिस्ट्रॉइंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। खाद्य पदार्थों से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना कैसे, वो भी अभी आप आगे जानेंगे। नंबर 2, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता का ह्रास करना या रोकना बाय हिंडरिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब उनकी वृद्धि एवं क्रियाशीलता को ही रोक देना, जब वो कैसे बढ़ते हैं उसको ही रोक देना। ठीक है। नंबर 3 है भोज्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से दूर रखना बाय कीपिंग आउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है 4th नंबर, भोज्य पदार्थों में स्वतः होने वाली क्षति को रोकना बाय प्रिवेंशन और डिले सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ फूड। नेक्स्ट है भोज्य पदार्थों में उपस्थित एंजाइम को निष्क्रिय करना बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ इनएक्टिव ऑफ फूड एंड एंजाइम। नेक्स्ट है यांत्रिक या भौतिक कारकों से होने वाली क्षति को रोकना, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज बिकॉज ऑफ मैकेनिकल एंड फिजिकल काज। यहाँ तक आप लोग समझे। इसके 6 सिद्धांत है। पहले में कहा गया कि सूक्ष्म जीवों को मतलब सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। 2 पे कहा गया कि जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता उसको रोकना। 3 पे कहा गया कि भोजन को सूक्ष्म जीवों से दूर रखना। चौथे में क्या कहा गया, भोजन से स्वतः होने वाली क्षति को रोकना। ठीक है। अगला कहा गया जैसे दूध है, उसमें स्वतः दूध खराब होता है ना। दूध क्या होता है, आप दूध लेके आएंगे अगर उसमें कीड़े भी नहीं पड़े कुछ भी, वो स्वतः क्या होता है, वो स्वतः ही खराब होने लगता है। उसमें कुछ 2-4-5 घंटे के बाद, वो भी टाइम, ठंड में थोड़े दिन चल जाए, गर्म में तो बिल्कुल, गर्मी के मौसम में 2-4 घंटे के बाद उसमें क्या कुछ प्रोसेस होने लगती है। ठीक है। तो क्या होता है, दूध खराब हो जाता है। तो ये स्वतः खराब होते हैं। भोजन में निहित एंजाइम क्रिया को निष्क्रिय, जैसे एंजाइम क्रिया को निष्क्रिय कैसे किया था, वो तो ब्लाचिंग की जाती है। जैसे आप ग्रीन वेजिटेबल्स लेके आते हैं, पालक वगैरह, तो उसको मतलब कुछ सेकंड के लिए बहुत फुल आंच पे क्या करते हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे उबाल के फिर तुरंत उसको हटा देते, उतार देते। मतलब 5-6 सेकंड के लिए मतलब उबालते हैं, फिर हटा देते हैं, मतलब गर्म पानी में डाल देते हैं। तो क्या होता है, उसमें जो एंजाइमेटिक क्रिया होती है वो रुक जाती है। उबालना भी वही क्रिया, उबालने में ब्लाचिंग में भी वही किया जाता है। फिर यांत्रिक या भौतिक उपकरणों से होने वाली क्षति को रोकना, तो मतलब कहने का सही पैकिंग अगर नहीं किए हैं, संग्रह में जो दोष है, इस सब चीज़ों को देखते हुए इन चीज़ों को रोका जा सकता है। यही 6 क्या हैं, तो यही 6 इनके प्रिंसिपल हैं। ठीक है। आपको मैं अपनी नोट्स के माध्यम से इसको दिखाना चाहती हूँ कि आप देख सकते हैं, लिखा है भोजन परिरक्षण के सिद्धांत। 6 सिद्धांत है। कितने सिद्धांत? 6 सिद्धांत। सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता को रोकना, भोजन को सूक्ष्म जीवों से दूर रखना, भोजन में स्वतः होने वाली क्षति को रोकना, भोजन में निहित एंजाइम को निष्क्रिय करना और यांत्रिक या भौतिक कारणों से होने वाली क्षति को रोकना। यही 6 कारण है ना। अब सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना कैसे आप नष्ट करेंगे, तो आप उसको ताप द्वारा, टेम्परेचर के संपर्क में रख के, मतलब जो आपका भोज्य पदार्थ है, और विकिरण रेज के द्वारा। ठीक है। रेज के द्वारा भी उनको क्या किया था, सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया था। देखिए 2 पॉइंट। नेक्स्ट आता सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता को रोकना। तो कैसे, तो इसमें एक प्रोसेस होती है जिसे एसेप्सीज कहते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये प्रोसेस होती है कि इसमें वायु को पूर्ण रूप से रोक दिया जाता है। मतलब वायु में क्या ऑक्सीजन जाएगी, जैसे ऑक्सीजन से क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाती है, जीवों को पनपने का उनको ना समय मिल जाता है। इसीलिए एसेप्सीज की एक क्रिया होती है। ये कैसी क्रिया, तो इसमें वायु का विलोपन कर दिया जाता है, मतलब कि वायु को पूर्ण रूप से रोक दिया जाता है। फिर छानकर, कुछ चीज़ों को छानकर भी सूक्ष्म जीवों से दूर रखा जा सकता है, कम ताप का प्रयोग करके। और क्या, सुखा करके चीज़ों को क्या कहता है, रखा जाता है। जिसमें क्या होता है, सुखा दिए तो उसमें सूक्ष्म जीवों क्रियाशीलता खत्म हो गई। ठीक है। भोजन को सूक्ष्म जीवों से दूर रखना, आपने क्या पढ़ा, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एवं क्रियाशीलता को रोकना, मतलब उनकी वृद्धि कैसे हो रही है, कोई एक फिक्स टेम्परेचर होगा जिस पर उनकी वृद्धि हो रही होगी, उसमें वो एक्टिव हो रहे होंगे। हाँ, उन चीज़ों को ही रोक देंगे तो क्या होंगे, ये एक्टिव नहीं हो पाएंगे, ये निष्क्रिय हो जाएंगे। यहाँ पे आपने देखा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना, तो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कैसे करेंगे, तो टेम्परेचर जैसे आप दूध को बॉयल करते हैं ना, कुछ देर तक दूध को बॉयल, 10 मिनट तक कम से कम दूध को बॉयल करना चाहिए। बोलते थे टाइफाइड के जो जीवाणु होते हैं ना, टाइफी जो होते हैं, वो उसमें होते हैं। अगर ये कभी कभी क्या होता है कि
अगर आप जिसका दूध, आप जैसे दूध ले रहे हैं, दूध वाला बल्टा वाला आपको दूध ग्वाला दे रहा है, तो क्या आपको पता कि वो कैसे जानवर का दूध लेके आ रहा है? आप तो जान नहीं रहे। उसका काम है बेचना, आपका काम है खरीदना। तो इसीलिए दूध को 10 से 15 मिनट तक क्या किया था, उबाला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके उसमें जो बैक्टीरिया हो, जो भी कुछ हो, छाना भी दूध को पहले आप छानते हैं ना। आपको मैंने दूध वाली जब प्रोसेस पढ़ाई थी, तो पहले आप दूध को छान रहे थे ना, जिसमें से क्लेरिफाई कर रहे थे ना। क्यों कर रहे थे? क्योंकि उसमें जो घास फूस या कोई वैसी चीज़ जो छन के ऊपर ही रह जाए, और उसके बाद उसको क्या ताप के साथ रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि अगर उसमें किसी भी प्रकार की बैक्टीरिया हो तो क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट पे वो क्या हो, नष्ट हो जाते हैं। देखो यहाँ पे सुखाना छानना दिया हुआ है ना, तो वही चीज़ सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। ताप द्वारा विकिरण, विकिरण भी टेम्परेचर होता है, एक रेज के द्वारा एक टेम्परेचर दे के उसको भी नष्ट किया जाता है। अब आपको नंबर आता है तीसरा, भोजन को सूक्ष्म जीवों से दूर रखना, मतलब टीन में भर कर रखना। जैसे आप एक चीज़ देखिए, जैसे अगर आपने कभी गाँव वगैरह में देखे होंगे कि अगर बोरी वोरी में गेहूँ बाहर रख दीजिए, पहले तो मतलब अब तो ड्रम आ गए, बड़े बड़े ड्रमों में सल्फास की गोलियां, या कोई लोग नीम की पत्ती और क्या क्या डाल के रखते हैं कि खराब नहीं होता। लेकिन पहले इतनी चीज़ें लोगों को ज्ञान नहीं था, तो लोग पहले स्टोर करने का तरीका, अगर उनके पास भूसे हैं तो भूसे के अंदर बोरियां डाल देते थे, या ऐसे ही स्टोर करके छल्ली लगा देते थे। तो उसमें क्या होता था, उसमें हवा का संपर्क, वो जो जीवाणु हैं, जैसे जो कह सकते हैं जीवाणु नहीं, जैसे जो सूक्ष्म जीव हैं, जैसे घून हो गए हैं, उन्हीं की वेराइटी के बहुत सारे होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो उनको उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर उनको मतलब टेम्परेचर मिला, वैसा उनको अपने जलवायु उनको मिली, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे वो पनप गए। क्यों? क्योंकि वो बाहर है, वो जो फिर वो खाने की चीज़ है भाई, वो उसमें वो है कि भाई वो पैदा हो ही जाएंगे। तो वही चीज़ टीन में भर कर रखना जो आजकल किया जाता है। देखिए बड़े बड़े टीन के क्या है, ड्रम बने रहते हैं, उसमें डाल के एक गोलियां डाल दी जाती है जिससे वो सुरक्षित रहता है। थैलियों में बंद करके रखना, मतलब क्या होता है, हवा न लगने देना, हवा के संपर्क में न आना। ठीक। भोजन में स्वतः होने वाली क्षति को रोकना, परिरक्षण का उपयोग करके, जैसे पास्चुराइजेशन की क्रिया होती है ना, अंडे पे आपने देखा था, जिसके क्या कहते हैं, स्टेबलाइजेशन हो रही थी और पास्चुराइजेशन की क्रिया होती, तो क्या होता, भोजन में स्वतः थर्मोस्टेबलाइजेशन किस में होता, अंडे में होता। अंडे को परिरक्षित करने की विधि है। और पास्चुराइजेशन क्या है, तो आप बताएंगे दूध को परिरक्षित करने की विधि है। ठीक है। क्या भोजन में स्वतः होने वाली क्षति को रोका जाता है, किसके द्वारा, परिरक्षण के द्वारा। भोजन में निहित एंजाइम को किसके द्वारा निष्क्रिय किया, ब्लाचिंग करके, उबाल के। जो इसके एंजाइमेटिक क्रिया है वो उसी जितने पे है उतने पे ही रुक जाएंगे, क्योंकि उसको आपने एक टेम्परेचर देके रोक दिया। ठीक। यांत्रिक मतलब जैसे कह सकते हैं, यंत्र का मतलब यांत्रिक, जैसे हमको यहाँ से वहाँ जाना आना, मतलब यांत्रिक या भौतिक कारणों, जिसको हम छू सकते हैं, जान सकते हैं, यही भौतिक चीज़ें होती हैं। तो यांत्रिक या भौतिक कारणों से होने वाली क्षति को रोकना, मतलब सही पैकिंग आपने नहीं की। जैसे गेहूँ के हम लोग पैकेट्स खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो कभी कभी कहीं से होता है कि जो पैक होता है उसका सील कहीं कहीं से खुली रहती है, तो हमारे मन में शंका आता ना, यार सील खुली हुई, कहीं इसमें घून वगैरह ना पड़ गए हो, कीड़े उड़े ना लग गए हो, हम ऐसी शंका करते हैं ना। या फिर भाई कोई और चीज़ ना मिला के दे दिए हो, या कोई दोष ना हो संग्रह करने में। तो आप यही चीज़ है कि इनकी रोकने के लिए यांत्रिक और भौतिक कारणों से होने वाली क्षति के बारे में ये 6 क्या होते हैं, इनके प्रिंसिपल है। भोजन को परिरक्षण करने के ये सिद्धांत है 6, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। चलिए तब अब आगे चलते हैं। भोजन खराब होने के कारण, अब तक आपने क्या जाना, आपने अब तक बस इतना जाना कि भोजन परिरक्षण किसे कहते हैं और उसके सिद्धांत क्या है। तो भोजन परिरक्षण बस यही है कि आप जो भी खाद्य पदार्थ, कोई भी भोज्य पदार्थ हो, उसके मूल आकृति, उसके रंग, उसके रूप में बिना परिवर्तन किए भी, परिवर्तन करके भी सुरक्षित रखना, भोजन को संग्रह करना लॉन्ग टाइम तक, उसके बाद आपको उसको उपयोग करने के लायक वो रहे, वही क्या होता है, तो वही फूड प्रिजर्वेशन कहलाता है। इसमें आपने 6 सिद्धांत पढ़ा, कैसे कैसे फूड को उसके ना कार्य परिवर्तन हो न किस्म, मतलब किसी प्रकार के परिवर्तन किए बिना उनको अच्छे से रखना, या तो अगर परिवर्तित कर भी रहे तो उसके पोषण मूल्य में कमी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रख के वही क्या कहलाता है, खाद्य परिरक्षण कहलाता है। आपने फिर सिद्धांत जाना, तो आपने 6 सिद्धांत देखा कि उसको सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके, सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक करके, कैसे क्रियाशीलता को कम करके, भोजन को सूक्ष्म जीवों से दूर रख करके और स्वतः क्षति को रोक कर, भोजन में एंजाइमेटिक क्रिया को रोक के, और भौतिक यांत्रिक जिस क्रिया से उनके मतलब उनमें आ जाते तो सही पैकिंग नहीं है, संग्रह में दोष है, इसको भी रोकने पे जोर दिया गया है। यही 6 सिद्धांत है फूड प्रिजर्वेशन के। ठीक है। अब आप इसको जानने से पहले एक चीज़ ये जानिए कि भोजन खराब होने के कारण क्या है। तो
तो भोजन खराब होने के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो लिखा है फैक्टर्स ऑफ फूड स्पॉयलेज, मतलब स्पॉयल मतलब खराब होना या नष्ट होना। तो भोजन का क्षय या नाश भोजन में उपस्थित एंजाइम या वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के कारण होता है। ये चीज़ मैं आपको आगे बता चुकी हूँ। भोजन के नाश खराब क्षय होने के मुख्य कारण है नंबर 1 कीड़े मकोड़े चूहे पक्षियों द्वारा नष्ट होना, ठीक है, स्पॉयलेज ऑफ फूड बाय इंसेक्ट रोडेंट एंड बर्ड्स, ठीक। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे सूक्ष्म जीवों द्वारा नष्ट होना, स्पॉयलेज बाय माइक्रोबाइल डिकम्पोजिशन। नंबर तीसरा क्या है, भोजन का अपने आप स्वतः नष्ट हो जाना, स्पॉयलेज ऑफ फूड बाय सेल्फ डिकम्पोजिशन। नंबर 4 है यांत्रिक अथवा भौतिक कारणों से नष्ट होना, स्पॉयलेज बाय फिजिकल एंड मैकेनिकल काज, जैसे आपने पॉलिथीन ठीक से पैक नहीं किए, संग्रह में जहाँ आपने स्टोरेज किया वहाँ पे कोई दोष है, मतलब हवा आ रही है या उसमें बरसात का पानी गिर रहा, मतलब किसी भी प्रकार की कोई वहाँ पे कमी है जहाँ पे वो संग्रह किए भोज्य पदार्थों को संग्रह करके रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे आपने अचार को आपने सील पैक करके रखा, मतलब कांच की बॉटल में, लेकिन क्या है वो हल्का सा खुला रह गया, उसके अंदर हवा गई, उसमें फफूंदी लग गई, आपने गीले हाथों से उसको छू लिया, गीले हाथों से छूने से क्या हुआ, पानी का उसमें हल्का रह गया, नमी आ गई, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना जरूरी है। नेक्स्ट है 5 नंबर भोजन का कीड़े मकोड़ों चूहों तथा पक्षियों द्वारा नष्ट होना। इस चीज़ को देखिए यहाँ रिवाइज कर दिया जो कि आप जान चुके हैं, 4 ही कारण है। ज़्यादातर अनाजों दालों सूखे मेवे तिल बीजों सब्जियों एवं फलों में कीड़े लग जाते हैं। ज़्यादातर अनाजों में दालों में सूखे मेवे में तिल बीजों में सब्जियों में और फलों में क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं। इनके लगने से भोज्य पदार्थ नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त चूहे भी भोजन को बर्बाद करते हैं और बहुत ज़्यादा, एक तो उसमें उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि उनकी जैसे पॉटी वगैरह कर देते, उससे वो गंदा हो जाता है, उनके लार्वा निकलते हैं, उनके बॉडी पे जो रहते प्लेग के जो वो एक पैरासाइट का काम करते हैं जो उनकी बॉडी पे वो रहते हैं, ठीक है, उनके द्वारा तो बहुत तरीके से वो उसको बर्बाद करने में उनका हाथ होता है। साथ ही भोजन में अपना बीट्स वही जो उनकी मतलब वही पॉटी बाल लार आदि डाल देते हैं जो विषाक्त होता है। चूहा प्लेग वाहक भी होता है। देखिए ये लिखा ना, ये प्लेग का वाहक है। इसके ऊपर क्या, ये चूहा से नहीं प्लेग फैलता, चूहे के ऊपर जो प्लेग के जो वायरस होते हैं उनसे प्लेग फैलता है। तो वही लिखा चूहा क्या है, प्लेग के वाहक भी है। गोदामों में प्रदूषण भी फैलता है। एक आंकड़े के अनुसार 20 से 30% अनाजों का क्षय चूहों एवं कीड़े मकोड़ों के कारण होता है। फलों एवं सब्जियों को पक्षी कौवा मैना कबूतर तोता भी नष्ट कर देते हैं। ये अनाजों को खाते हैं, साथ ही अपने बीट पंख आदि से अनाज को गंदा कर देते हैं। ये कुछ बीमारियों को भी उत्पन्न करते हैं, यहाँ तक कि आहार में विषाक्तता भी फैलाते हैं, ठीक है। कल मैं आपको आगे चीज़ें एक एक पॉइंट, अगर मुझे एक पॉइंट लेके एक दिन में बताना हुआ तो मैं उतना ही बताऊंगी, लेकिन मैं ये चैप्टर आपको बहुत बढ़िया से समझाऊंगी। आज बस इतना ही, अब इसको नेक्स्ट टर्म के दिन इसको मैं समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।